Welcome to Lukman IAS. Study General Studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. Live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, Lukman IAS has set up a niche in the field of UPSC guidance. नमस्कार साथियों, मेरा नाम पीयूष वर्मा है। मैंने यूपीपीसीएस 2021 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मेरा चयन खंड विकास अधिकारी के पद पर हुआ। इसमें मेरी 24वीं रैंक थी। मैं इसी संदर्भ में आपके सामने यूपीपीसीएस की तैयारी से जुड़ी रणनीति को साझा करूंगा और इस तैयारी के दौरान मुझे किस किस तरह से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, मेरे सामने क्या क्या चुनौतियां रहीं और मैं किस तरह से असफल हुआ और उस असफलता को आगे अपने प्रयासों से और कड़ी मेहनत के द्वारा अपने साथियों के सहयोग से मैंने सफलता में बदला। तो इसी तैयारी से जुड़ी मैं अपनी रणनीतियों को आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको अपने शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। तो मेरे द्वारा अपना स्नातक आगरा विश्वविद्यालय के धर्म समाज महाविद्यालय से कंप्लीट किया गया। इसी महाविद्यालय से मैंने अपना परास्नातक रसायन विज्ञान के साथ उत्तीर्ण किया। इसी परीक्षा के अपने परास्नातक के दौरान मेरा जुड़ाव डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा द्वारा आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए सिविल सेवा की तैयारी कराने हेतु प्रारंभ किए गए एक संस्थान से हुआ, जिसका नाम सिविल सर्विस मार्गदर्शिका अलीगढ़ है। तो 2017 के दौरान जब मैं अपना परास्नातक कंप्लीट कर रहा था तो मेरे एक मित्र विश्वास दीक्षित द्वारा मुझे ये सूचित किया गया कि अलीगढ़ में इस तरह से निःशुल्क सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है, जिसके द्वारा मेरा जुड़ाव हुआ। उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने अपनी पूरी तैयारी ए से लेके जेड तक सिविल सर्विस से जुड़ी जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं कि आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं, मुख्य परीक्षा के लिए क्या मार्गदर्शन या क्या रणनीति रहती है, इंटरव्यू को किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं, उन सभी बातों को मुझे सिखाया गया। तो डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा द्वारा ये प्लेटफॉर्म 2017 में मेरा जुड़ाव हुआ। तो इसी संस्था के द्वारा और भी अन्य लोग थे, जैसे राघवेंद्र सर द्वारा हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती थी, विभा मैडम द्वारा हमें राजनीति विज्ञान पढ़ाया जाता था, राजवीर सर द्वारा हमें अर्थव्यवस्था पढ़ाई जाती थी और गुप्ता सर द्वारा हमें इतिहास पढ़ाया जाता था। अब मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि मेरा कौन सा प्रयास था। इस परीक्षा को मैंने अपने तीसरे प्रयास में उत्तीर्ण किया। प्रथम दो प्रयास 2019 और 2020 में मेरा प्रारंभिक परीक्षा में भी चयन नहीं हो पाया, लेकिन जब मेरा तीसरा अटैम्प्ट था 2021 में, तो मैंने 2019 और 20 में तैयारी के दौरान जो गलतियां करी उनसे सबक लिया और अपने मित्र और अपने गुरुजन के द्वारा सही मार्गदर्शन अपनाते हुए 2021 में इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा द्वारा हमें कुछ पुस्तकों के बारे में जानकारी दी गई। तो मैं आपसे उन्हीं पुस्तकों का जिक्र करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी के बारे में बताना चाहूँगा कि किस किस एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी तो बहुत सारी होती हैं 6 से लेकर 12 तक, लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी होती हैं जो एग्ज़ाम उत्तीर्ण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो सबसे पहले भूगोल मेरा ऑप्शनल रहा है, तो मैं भूगोल की ही एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो इसके लिए सर द्वारा हमें बताया गया कि सबसे पहले हमें 6, 7, 8 क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है, क्योंकि इस एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको विश्व की महाद्वीपीय भूगोल के बारे में स्पष्ट ज्ञान मिल जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ। दूसरा 9th और 10th की न्यू एनसीईआरटी के बारे में बताया गया। इसके बाद 11th क्लास की एक इंडियन ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी आती है और दूसरा जो आती है फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आती है, जो जीएस पेपर के लिए तो इम्पोर्टेंट होती है और साथ ही साथ ऑप्शनल में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके बाद 12th क्लास की 2 न्यू एनसीईआरटी आती हैं, जिसमें एक लोअर अर्थव्यवस्था और दूसरा मानव भूगोल। इसके बाद हम इतिहास की एनसीईआरटी के बारे में जिक्र करेंगे। तो 11th की 2 ओल्ड एनसीईआरटी आती है, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। इसके बाद एक 12th की ओल्ड एनसीईआरटी होती है, आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा वाली, जो मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके बाद
11th क्लास की अर्थव्यवस्था की 11th क्लास की एनसीईआरटी और पॉलिटी की 11th क्लास की एनसीईआरटी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है इस परीक्षा के लिए। फिर सर द्वारा हमें कुछ टेक्स्ट बुक के भी बारे में बताया गया, जैसे राजनीति विज्ञान के लिए हमें एम लक्ष्मीकांत की बुक को सजेस्ट किया सर ने, इतिहास के लिए एस के पांडे की बुक, भूगोल के लिए परीक्षावाणी, और जिनका ऑप्शनल भूगोल रखना होता है सर ने उनसे बोला डी.आर. खुल्लर की आप बुक ले सकते हैं। इसके बाद सर ने हमें अर्थव्यवस्था के लिए लाल एंड लाल प्रकाशन या आप दृष्टि IAS की भी मैगजीन ले सकते हैं क्विक बुक रिवीजन के लिए। दूसरा, एनवायरनमेंट के लिए सर ने हमें परीक्षावाणी के लिए बोला, या फिर आप शंकर IAS के नोट्स भी ले सकते हैं। साइंस के लिए सर ने हमें अरिहंत वाले की मैकबुक बाइक करने को बोला। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो परीक्षावाणी भी पढ़ सकते हैं। परीक्षावाणी उनके लिए जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं रहता, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड जो है साइंस वर्ग से ही था, तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आई। अब मैं आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बताऊंगा जो सर ने हमें गाइडेंस प्रदान किया। तो सिविल सर्विस मार्गदर्शिका में ही सबसे पहले सर द्वारा एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज प्रारंभ की गई, जिससे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि एनसीईआरटी में फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट की भी नॉलेज दी जाती है। तो आपके फैक्ट जो है वो प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, साथ ही साथ जो उसमें कॉन्सेप्ट दिया होता है वो आपको मुख्य परीक्षा में आपकी आंसर राइटिंग को बूस्ट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सर द्वारा हमें सबसे पहले ये बताया गया कि एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले जब एनसीईआरटी आप पढ़ें तो उसको लाइन बाय लाइन पढ़ें। इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना आप कितना उसमें से कितना आप उसमें से ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं। दूसरा, जब आप एनसीईआरटी को दूसरे टाइम में पढ़ें तो आप ये देखिए कि जो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद सर ने जब एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई तो दूसरी बार सर ने हमसे ये बोला कि किस तरह से हमको एनसीईआरटी को पढ़ना है और उस एनसीईआरटी से आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करना है। दूसरे स्टेप में सर ने हमें ये बताया कि सिविल सर्विस परीक्षा में पुराने प्रश्नों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। उसके लिए सर ने हमें घटना चक्र पब्लिकेशन के पूर्वावलोकन लेने को कहा और उन्हें पढ़ने के बाद उनसे जुड़े छोटे छोटे नोट्स तैयार करने को कहा, जिससे प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले पुराने क्वेश्चनों को हम गलत ना कर सकें। इसके बाद सर ने हमें बताया कि करंट अफेयर कैसे तैयार करना है। तो करंट अफेयर के लिए सर ने हमें एक मैगज़ीन लेने को कहा, जिसमें क्रॉनिकल या दृष्टि पब्लिकेशन की मासिक मैगज़ीन आती है। दूसरा, सर ने हमें ये बोला कि प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगज़ीन आती है उसको बाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारी कोचिंग में टेस्ट सीरीज़ भी चलती थी, जिसमें कुछ टेस्ट सीरीज़ हमारी कोचिंग के सर द्वारा ही बनाई जाती थी और कुछ बाहर से अवेलेबल कराई जाती थी, जीएस वर्ड की या ध्येय IAS वाले की। टेस्ट सीरीज़ कराने के बाद सर द्वारा हमें बोला जाता था कि इस टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व भी करना, यानी कि जो क्वेश्चन हमसे उस टेस्ट में गलत हुए हैं उनको किताब से जाके पुनः देखना है और एक मास्टर रजिस्टर बनाना है, जिसमें जो क्वेश्चन हमसे गलत हो रहे हैं वो अगर आगे परीक्षा में आते हैं तो कभी गलत ना हो। तो उस मास्टर रजिस्टर को 6 से 7 पार्ट में डिवाइड कर लिया, यानी कि सब्जेक्ट वाइज। अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन हमसे गलत हो रहा है तो वो हिस्ट्री का क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो उसमें लिखा होना चाहिए, ताकि जब वो आगे उस क्वेश्चन की पुनरावृत्ति हो तो गलती की गुंजाइश नाम मात्र रह जाए। तो मैंने ऐसा ही इसी तरह अपना एक रजिस्टर तैयार कर लिया, जिसमें करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन या फिर जीएस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मुझसे गलत होता था तो मैं उसमें नोट कर लेता था। टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बाद हमारा ग्रुप था दोस्तों का, जिसमें हम जो हमसे क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको डिटेल से सॉल्व करते थे, एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन भी करते थे। लेकिन यहाँ पर हम तर्कपूर्ण क्वेश्चन करते थे, वितर्क नहीं होता था, प्रोडक्टिविटी बनी रहती थी। इसके बाद अब मैं आपसे मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए डिस्कशन करना चाहूँगा। तो मुख्य परीक्षा के लिए 4 पेपर सामान्य अध्ययन के होते हैं, 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं, ऑप्शनल फर्स्ट एंड ऑप्शनल सेकंड। इसके बाद एक पेपर सामान्य हिंदी का होता है और एक निबंध का होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप मुख्य परीक्षा के सिलेबस को टॉपिक वाइज टॉपिक देखिए। जैसे GS1 में जो मेन टॉपिक है, जैसे उसमें विश्व इतिहास आता है, इतिहास आता है, कला संस्कृति होती है। सबसे पहले मैं आपसे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। तो इसमें जो है कला और संस्कृति, आधुनिक भारत और स्वतंत्रता के बाद से 1964 तक के भारत, इसके बाद भारतीय समाज और भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। GS पेपर
सेकंड में आपसे राजनीति विज्ञान, शासन व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। GS 3 में आपसे अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा, विज्ञान और तकनीकी और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। GS 4 कंप्लीट पूर्णतः नैतिक शिक्षा से संबंधित प्रश्नों का संग्रह प्रश्न पूछे जाते हैं GS 4 में। साथ ही साथ सामान्य हिंदी में आपसे जनरल हिंदी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और निबंध के पेपर में निबंध 3 खंडों में दिए होते हैं। प्रत्येक खंड में 3 निबंध होते हैं और हमें किसी एक का चुनाव करते हुए प्रत्येक खंड से एक एक निबंध लिखना होता है, यानी कुल मिलाकर 3 निबंध लिखने होते हैं। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप किस तरह से मेंस के नोट्स प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले जो आपका सिलेबस है उसके की पॉइंट से नोट्स, आप उसके की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नोट्स तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर GS 3 में अर्थव्यवस्था में सबसे पहला टॉपिक जो है गरीबी दिया हुआ है, तो आप इस तरह से नोट्स तैयार कर सकते हैं कि गरीबी किसे कहते हैं, वर्ल्ड बैंक द्वारा गरीबी के लिए क्या क्या मानक निर्धारित किए गए हैं, और गरीबी के लिए एक डाटा ले सकती हैं जो आर्थिक समीक्षा में हो या नीति आयोग द्वारा दिया गया हो। गरीबी के लिए कौन कौन सी कमेटी डिसाइड की गई हैं जो गरीबी रेखा का निर्धारण करती हैं, और गरीबी के क्या कारण हैं, और गरीबी से संबंधित सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चला रखी हैं, और प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। तो इस तरह से मैंने अपने नोट्स तैयार किए थे, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक विकास, और जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं जैसे नैनो तकनीकी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया। आपदा प्रबंधन के लिए जो आपदा करंट में रहती हैं जैसे भूकंप, सूखा, बाढ़, तो उनको आप तैयार कर सकते हैं। इसी तरह मैंने अपने GS 1 के भी नोट्स तैयार किए। जैसे अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो मुख्य क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हड़प्पा सभ्यता से, कि हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन किस तरीके से था, तो उसके नोट्स आप छोटे छोटे तैयार कर सकते हैं। गुप्तकालीन सभ्यता, गुप्तकालीन संस्कृति, मौर्यकालीन संस्कृति, कुषाण संस्कृति, और 3 तरह की जो मंदिर निर्माण शैली है जिसमें आपकी नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप आधुनिक इतिहास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं और टॉपिक में सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं उनसे रिलेटेड आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार इंडियन सोसाइटी में जो टॉपिक हैं जैसे कि क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, महिला संगठन, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, धर्मनिरपेक्षता और नगरीकरण, तो इन पे आप इनकी डेफिनेशन और इनसे संबंधित डाटा और जो भारत सरकार योजनाएं चला रही है और क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं भारत सरकार के सामने वो तैयार कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे हिंदी पेपर की। तो सामान्य हिंदी पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है पहला वो भावार्थ से रिलेटेड होता है। तो जब आप इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करें तो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसकी डेफिनेशन पहले दें। जैसे भावार्थ पूछा गया है तो आप भावार्थ को समझाएं। अगर रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करा रहा है तो व्याख्या को बताएं। संक्षेपण आपसे पूछा है तो पहले संक्षेपण की परिभाषा दें और संक्षेपण के क्या क्या प्रतिमान होते हैं। जैसे कि संक्षेपण में क्या होता है कि आवश्यक बातों को शामिल किया जाता है, अनावश्यक बातों का निरसन कर दिया जाता है। इसी प्रकार इसी प्रश्न पत्र में विलोम शब्द भी पूछे जाते हैं, तो आप विलोम शब्द की डेफिनेशन दें, फिर एक साइड शब्द लिखें और जो उसका विलोम शब्द पूछा गया है उसको लिख दें। हो सके तो इनको बॉक्स में भी आप बंद कर सकते हैं। इसी प्रश्न पत्र में मुहावरे और लोकोक्ति पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आप मुहावरे और लोकोक्ति की परिभाषा दे दें और साथ ही साथ उनमें क्या क्या समानता और क्या क्या अंतर है वो भी आप बता दें, क्योंकि 3 नंबर का एक मुहावरा या लोकोक्ति होता है। तो थोड़ा सा हिंदी के पेपर में अगर अच्छा नंबर पाना है तो आप ये कर सकते हैं। यही चीज़ डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा द्वारा हमें बताई गई थी कि हिंदी के पेपर में जो भी चीज़ पूछी आ रही है पहले उसकी डेफिनेशन दे दें 2 या 3 लाइन की। उसके बाद आप हिंदी के पेपर में जैसे गद्यांश में भावार्थ आप करेंगे तो कोटेशन भी डाल सकते हैं या किसी का दोहा डाल सकते हैं, जैसे कबीरदास, रहीम, तुलसीदास, सूरदास इत्यादि का। साथियों, अब हम निबंध के पेपर की बात करेंगे। तो निबंध के पेपर में हमें सिलेबस में ही दिया होता है कि हमें 9 विषय वस्तुओं पर निबंध तैयार करना होता है, लेकिन जिसमें हमें चुनाव के भी लिए ऑप्शन दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम महिलाओं पर निबंध तैयार करेंगे तो सबसे पहले हम प्रस्तावना बनाएंगे या किसी कोटेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर की या स्वामी विवेकानंद की स्टेटमेंट या फिर किसी भी संस्थान की स्टेटमेंट जो महिलाओं से रिलेटेड हो। फिर महिलाओं की भूमिका क्या रही प्राचीन काल में, मध्यकालीन भारत में और आधुनिक भारत में। उसके बाद महिलाओं के सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं, जैसे राजनीतिक समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या,
और इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने किस किस प्रकार की योजनाएं चला रखी हैं, महिलाओं की क्या क्या भूमिकाएं हैं आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, पर्यावरणीय क्षेत्र में। तो इस तरह से आप एक निबंध का फ्रेमिंग कर सकते हैं छोटी छोटी, यानी कि उसका सिनॉप्सिस तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने 11 से 12 टॉपिकों पर छोटे छोटे फ्रेमिंग तैयार कर लिए निबंध के, और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले मैं उन फ्रेमिंग जो मैंने तैयार करी है निबंध से रिलेटेड, मैं उनको पढ़ लेता था और इसका मुझे फ़ायदा भी हुआ। और रिज़ल्ट आपके सामने 2021 का। अब हम बात करेंगे ऑप्शनल पेपर पे। तो मेरा जो ऑप्शनल है वो भूगोल है। इसके लिए सर ने हमें अपने कुछ नोट्स प्रदान किए और गाइडलाइन प्रदान की कि ऑप्शनल को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर फर्स्ट के लिए आप सबसे पहले तो सिलेबस को देखिए, और दूसरा प्रयास आपका ये होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। उस हिसाब से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शनल के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। जैसे 11th की एक एनसीईआरटी है भौतिक भूगोल, उसकी सहायता लेके अगर आप तैयार करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशेनोग्राफी, सॉइल साइंस। इसके बाद आप 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी से हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद एनवायरमेंटोलॉजी एनवायरनमेंट से कवर हो जाती है। अब बात आती है ये कि 2021 से मुख्य परीक्षा में पहला और 5वां क्वेश्चन मैंडेटरी कर दिया गया। तो जो 5वां क्वेश्चन पूछा जाता है वो ह्यूमन ज्योग्राफी और उससे रिलेटेड थॉट्स से पूछा जाता है। तो इसके लिए आप माजिद हुसैन की बुक को रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और मानव आवास, इन सबको मैंने DR खुल्लर की बुक से कंप्लीट किया। अब बात करते हैं ऑप्शनल पेपर सेकंड की। तो इसके लिए 11th क्लास की एक एनसीईआरटी आती है भारत भौतिक पर्यावरण, जो आपकी भारत की भौगोलिक स्थिति को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देगी, यानी उसमें आपकी पहली यूनिट कवर हो जाएगी। बाकी यूनिट आप DR खुल्लर से कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पुराने सालों में पूछे गए हैं। सॉल्व पेपर आप ले सकते हैं। इसके लिए सर ने हमें सिल्वर लाइन पब्लिकेशन का सॉल्व पेपर दिलाया, जिससे हमारी पढ़ने में बहुत हेल्प हुई। इसके बाद मैं दोस्तों आपको ये और हल्का सा बताना चाहूँगा कि जो GS 1, 2, 3, 4 हैं उससे संबंधित यूथ पब्लिकेशन का सॉल्व पेपर आता है, क्योंकि UPPCS में 2018 में आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा को लिखित रूप में कराया जाने लगा, जिसमें GS 1, 2, 3, 4 के पेपर मैंडेटरी हो गए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि UPPCS में जो 2018 से लेकर 2022 तक के मुख्य परीक्षा के पेपर हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पुराने साल के पेपर सॉल्व करिए और टॉपिक को अंडरलाइन करते हुए ये देखिए कि किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 2018 से लेकर 22 तक GS 3 की बात करें तो गरीबी से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। इसी तरह नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। GS 2 की बात करें तो भारत नेपाल संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन 2022 तक 3 बार पूछा गया, रिपीटेशन होता रहता है। GS 4 के लिए आप रणनीति निर्धारित कर सकते हैं कि आपको सबसे पहले परिभाषा देनी है। जैसे अगर पूछा गया है उसमें भावात्मक बुद्धि, तो भावात्मक बुद्धि की डैनियल गोल्डमैन के अनुसार परिभाषा दे दीजिए और फिर एक उदाहरण डाल दीजिए, और भावात्मक बुद्धि की उपयोगिता पूछी जाएंगी। GS 4 की तैयारी के लिए आप सबसे आसान तरीका ये है कि जितने भी उसमें टॉपिक दिए गए हैं, जैसे अभिवृत्ति, अभिरुचि, अभिक्षमता, भावात्मक बुद्धि, अनुनय, तो इससे संबंधित आप परिभाषा तैयार कर लीजिए, क्योंकि परिभाषा में कन्फ्यूजन रहता है। अगर बात करता है ईमानदारी की या सत्यनिष्ठा की या वस्तुनिष्ठा की या निष्पक्षता की, तो इन सभी परिभाषाओं में बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है। इसके लिए आप या तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, या फिर एक लेक्सिकॉन की बुक आती है जिसे आप पूरा एथिक्स का पेपर 4 कवर कर सकते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि आप परिभाषा के साथ उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि उदाहरण जो है वो GS 4 नीति शास्त्र के पेपर में बेहद ज़रूरी हैं। उदाहरण प्रस्तुत करने के साथ अपनी परिभाषा की पुष्टि कर सकें। साथ ही साथ प्रशासन में इसका क्या रोल है या लोक सेवा में इसका क्या रोल है ये दर्शाइए। जैसे बात करता है पारदर्शिता की, तो पारदर्शिता के एक उदाहरण दीजिए कि पारदर्शिता क्या चीज़ है, पहले परिभाषा फिर उदाहरण, और लोक प्रशासन में इसका क्या महत्व है और क्या क्या चुनौतियाँ हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुख्य परीक्षा के बाद आप इंटरव्यू की तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए सर द्वारा हमारा डेली इंटरव्यू लिया जाता था रात 1:30 से 1 बजे तक,
और राजवीर सर द्वारा पैनल सेट किया जाता था जो लोग हमारे इंटरव्यू लेते थे। उसमें एक अलीगढ़ के एडीएम पटेल सर थे, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी के साथ कुछ हमारे मित्र थे, जैसे मानिंदर भैया हमारा डेली इंटरव्यू लेते थे, चीज़ों को बताते थे। साथ ही साथ जो हमारे फ्रेंड्स थे वो चीज़ बताते थे कि किस तरह से बोलना है। इसी के साथ मैंने कुछ मॉक इंटरव्यू भी दिए, जैसे देह IAS में, TCS मंत्रा में, इन सभी में। और सर द्वारा हमें ये बताया जाता था कि किस तरह से हमें किस ड्रेस कोड में रहना है, जूते किस प्रकार के पहनने हैं, टाई को कैसे लगाना है, बाल की कटिंग कैसे होनी चाहिए, किस तरह से हमें अपना उत्तर देना है पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ। इसी पैनल में मेरे एक मित्र हैं गोपाल शर्मा, जो 2018 में SDM पद पर चयनित हुए, और एक भैया हैं सोनू मंगल, जो वर्तमान में जिला कृषि अधिकारी हैं। उनके द्वारा भी मुझे गाइडलाइन दी गई, दिशा निर्देश दिया गया कि किस तरह से इंटरव्यू की तैयारी करनी है। DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझसे इंटरव्यू में किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो जिस बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था, उस बोर्ड के चेयरमैन द्वारा मुझसे पूछा गया कि आपका ऑप्शनल जो है वो ज्योग्राफी है, जबकि आपका शैक्षिक पृष्ठभूमि विज्ञान विषय की रही है, तो आपने ऑप्शनल ज्योग्राफी क्यों रखा। दूसरा उनका क्वेश्चन ये था, जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था अगस्त माह में, तो उस समय कॉमनवेल्थ गेम्स होके चुके थे, तो कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड मेरे से प्रश्न पूछे गए, जलवायु परिवर्तन से मेरे से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे, शिक्षा का अधिकार, ध्वज संहिता में क्या परिवर्तन हुआ है, विशाखा गाइडलाइन से संबंधित प्रश्न। यानी कि जो मेरे से प्रश्न पूछे गए इंटरव्यू में, उनमें अत्यधिक विविधता थी, जिसका मुझे लाभ भी हुआ। और प्रश्नों के उत्तर एकदम सामान्य रूप से दीजिए आप, इस तरह से नहीं कि आप कोई विशेष चीज़ बताएं उन्हें, वरना वो उस विशेष चीज़ में आपसे फिर से प्रश्न पूछेंगे। जैसे सिंपल सा है, जलवायु परिवर्तन पूछा है तो आप उसको इतना ही बताइए कि जलवायु परिवर्तन क्या है। अगला प्रश्न वो आपसे उसी से रिलेटेड पूछेगा। जैसे मेरे से पूछा जलवायु परिवर्तन क्या है, फिर मेरे से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। इसके बाद मुझसे पूछा ग्रीन हाउस गैस क्या है। उसके बाद मैंने बताया कि ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण मुझसे पूछे, तो मैंने बताया मीथेन, तो मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। इस तरह से मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हुआ। इसी के साथ मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपनी रणनीति इस प्लेटफॉर्म से शेयर करी, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। धन्यवाद।